नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा बड़ा है। आज का मुद्दा इसलिए बड़ा है क्योंकि चुनाव को लेकर वर्गों के हिसाब से जो राजनीतिक दल फोकस करते हैं, अब क्या वो फोकस की शुरुआत जो पहले हुई थी अब और आगे चरम पर आने लगी है। जी हां, चुनाव आ चुका है, मिशन चुनाव है और दलित आदिवासियों पर क्या दांव लगाने की कोशिश राजनीतिक दलों की है, बात इसी पर करेंगे। विधानसभा चुनाव निकट है, नजदीक है। बीजेपी कांग्रेस दोनों की तैयारी तेज हो गई। आदिवासी इलाकों पर दोनों दलों का खास फोकस है। सीएम गहलोत ने मेवाड़ के आदिवासी इलाकों में जन्मदिन मनाया और आदिवासी इलाकों में सभाएं भी की। सीएम अशोक गहलोत ने योजनाओं के सहारे इस बार मोर्चा संभाला है। वहीं संगठन की तरफ से प्रदेश भर में प्लान जमीन पर उतारे जा रहे हैं। कांग्रेस मिशन 59 लॉन्च तैयार किया है, जिसमें दलित और आदिवासी बाहुल्य विधानसभा सीटों पर फोकस किया जाएगा। दरअसल पिछले कुछ सालों में इन दिनों वोट बैंक का बीजेपी की तरफ से झुकाव हुआ है। ऐसे में 2023 को देखते हुए कांग्रेस जातिगत तौर पर खास प्लानिंग कर रही है। वहीं बीजेपी भी दलित आदिवासी इलाकों पर खास फोकस कर रही है। पीएम मोदी का 10 मई को आबू रोड का दौरा है। एक रैली करेंगे, सभा करेंगे और इससे पहले भी कर चुके हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे प्राइम डिबेट। पहले रिपोर्ट देखते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस की मशक्कत तेज। बीजेपी कांग्रेस दोनों का दलित आदिवासियों पर फोकस। मिशन 59 के लिए कांग्रेस का खास प्लान। आदिवासी क्षेत्र से आने वाले उन होनहार युवाओं के साथ में संवाद करते हैं। आदिवासियों के बीच सीएम गहलोत का बर्थडे सेलिब्रेशन। महंगाई राहत कैंप के बीच जाकर के मुख्यमंत्री ने अपना जन्मदिन आदिवासी भाइयों को समर्पित किया। आदिवासी इलाकों पर बीजेपी का फोकस। की हो चाहे एससी हो चाहे अल्पसंख्यक, वो कांग्रेस की इस चाल को समझने लगे। पीएम की सभाओं से समीकरण साधने में जुटी बीजेपी। मिशन चुनाव, दलित आदिवासियों पर दांव। मिशन 59 इसलिए क्योंकि कुल मिलाकर एससी और एसटी की अगर सीटों की बात प्रदेश में करें तो 59 सीट बैठती हैं और जाहिर तौर पर कहा यही जाता है कि दलित आदिवासी जो रिजर्व सीट है उस पर तो निर्णायक है ही, लेकिन इसके अलावा जो बाकी अनरिजर्व सीट है वहां पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी भूमिका हो जाती है। हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं, मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके रुक करता हूं। मदन राठौड़ साहब हैं, पूर्व विधायक, बीजेपी से बहुत बहुत स्वागत। आरसी चौधरी जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। चौधरी साहब आपका स्वागत। मिथिलेश जैमिनी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत। मिथिलेश जी, डिबेट को ओपन करने से पहले मैं यही चाहूंगा कि आप एक इसका फ्लो तैयार करें, जरा बताएं कि दलित और आदिवासी वोटर की भूमिका हाल फिलहाल के विधानसभा चुनाव और फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव में क्या रही है। क्या वो एक मुश्त वोट डालते हैं एक साथ? क्या वो एक तरह से कहें कि एक ही राजनीतिक दल के साथ लगातार रहे हैं या फिर लगातार बदलाव उनमें भी आता रहा है? थोड़ा संक्षेप में और जरा सही से समझाइएगा सर। राजस्थान की राजनीति में जो 59 लोकसभा की विधानसभा की सीटें हैं, उनमें अगर हम 2013 की बात कर ले तो ठीक है। ये जरा मिथिलेश जैमिनी जी का नेटवर्क चला गया है, हम इनसे कोशिश करेंगे, बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहीं पर इसी बीच आरसी चौधरी साहब से बात कर लेते हैं। आरसी चौधरी साहब, बड़ी अच्छी बात है, मुख्यमंत्री ने जब जन्मदिन मनाया और बाकायदा वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जन्मदिन जिस रूप में उन्होंने मनाया और फिर उसके बाद वहां लापसी भी खाई, जाहिर तौर पर आप यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री तो हमेशा जाते रहते हैं आदिवासी बाहुल्य इलाकों में, लेकिन इस कोशिश को अलग नजरिए से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो आदिवासी वोटर नाराज पिछले दिनों रहा है कांग्रेस से, अगर हम ट्रेंड देखें विधानसभा चुनावों में, तो उसको मनाने की कवायद है ये। मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक साधारण परिवार से निकल के जन सेवा के माध्यम से जन नायक तक का सफर पूरा किया। राजस्थान की 8 करोड़ जनता के सामने जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र के माध्यम से वादे किए थे, उन्हें धरातल पे उतारने का सरकारी दस्तावेज बना के माननीय मुख्यमंत्री ने एक काम किया। उसी कड़ी के अंदर जिस प्रकार से 10 साल से केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, महंगाई चरम पे है और ये महंगाई सरकार जनित महंगाई है। हर दिन जो लूट और डाका डाला जा रहा है आम आदमी की बचत पे, इसलिए बचत, बढ़त और राहत और महंगाई से मुक्ति के लिए जो अभियान माननीय मुख्यमंत्री ने छेड़ा,
उसी कड़ी के अंदर वो प्रदेश के कोने कोने में घूम रहे हैं, लेकिन आदिवासियों के बीच में अपना जन्मदिन मनाना, ये भरोसा है उनका मुख्यमंत्री पे और मुख्यमंत्री का उन पे, जिन्होंने जो उपचुनाव हुए उन उपचुनाव के अंदर भरपूर आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी जो विपक्षी दल था उसे नंबर 3 और नंबर 4 के दल के तौर पे पहुंचा दिया। मैं बात कर रहा हूं दरियाबाद की और वल्लभगढ़ की। इसलिए आज मुख्यमंत्री किस प्रकार से जो जल, जमीन और जंगल की रक्षा करने वाले पर्यावरण प्रेमी लोग हैं, उनका जीवन स्तर आगे बढ़े, आने वाली पीढ़ी खेल के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से देश के अंदर नाम रोशन करे, राज्य का नाम रोशन करे, इसको लेके उन्होंने उन तमाम लोगों के साथ में संवाद किया। और संवाद करने के बाद में जो बेटियों के अंदर जो हौसला था, जो विश्वास था, और अपने नेता को अपने बीच में पाके जन्मदिवस पे, निश्चित रूप से ये एक अंतिम व्यक्ति जो गांधी की सोच है वो उनकी इस करते से नजर आती है। हमारे लिए राजनीति के तौर पे, चुनाव प्रचार के तौर पे नहीं जाते, उनकी उम्मीद के लिए खुशियों का पिटारा लेके जाते हैं और वो हर पल गए हैं। चुनाव के लिए जाते हैं, प्रधानमंत्री जी आए थे, गुजरात में चुनाव थे और गुजरात के चुनाव पे उस जगह को चुना, मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कई बार पत्र भी लिखा, वहां पे भी मांग की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आश्वस्त किया था। राठौर बीजेपी के मदन राठौर जी से कर लेता हूं ना। मदन राठौर जी, मुख्यमंत्री तो अपने पिटारे से तोहफों की बरसात कर रहे हैं, ये बात सही है कि अब तो कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए वक्त आ गया है कि भाई एससी और एसटी समाज से ज्यादा हितैषी हम हैं। तो अब ये बताएं कि प्रधानमंत्री भी आ गए हैं, उनका भी दौरा है, यहां मुख्यमंत्री भी लगातार दौरे कर रहे हैं, तो किस रूप में देखा जाए जो 10 तारीख की सभा होगी सिरोही में? देखिए, सबसे पहले तो मैं चौधरी साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि महंगाई सरकार जनित है, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। पेट्रोल राजस्थान में सबसे महंगा है, डीजल राजस्थान में सबसे महंगा है, यही नहीं बिजली। मदन राठौर जी, महंगाई पर जब हमने डिबेट की थी ना, तो उस दिन आप बीजेपी की तरफ से कोई और आए थे। अगली बार मैं पूरी कोशिश करूंगा और आपसे भी आग्रह करूंगा कि अगली बार आप आए। आज जिस पर मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं, थोड़ा उस पर अगर केंद्रित रहे तो ठीक रहेगा सर। ठीक बात है, आपने ठीक कहा, मैंने तो उनका जवाब दिया। दूसरी बात मैं ये बताऊं, अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो आ रहे हैं आबू रोड में, ये देखिए, आपको पता होगा कि 30 सितंबर 2022 को एक ऐसा भावुक वातावरण था कि जब प्रधानमंत्री आबू रोड में आए थे, उस समय एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना था कि वो रात को 10 बज चुके थे, तो ध्वनि प्रसारण यंत्र का उपयोग नहीं कर सकते थे। तो इसके कारण से उन्होंने जनता के सामने घुटनों के बल नतमस्तक होकर के 3 बार प्रणाम किया, उनका अभिवादन किया, और ये भी उन्होंने वायदा किया कि मैं वापस आऊंगा, ब्याज समेत इस जनता के प्यार का मैं बदला चुकाऊंगा। तो इससे उसी वायदे को निभाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री फिर से और 10 मई को आबू रोड में आ रहे हैं जनता के प्यार का बदला चुकाने के लिए। तो ये तो हमारा प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, वो ऐसे नहीं है कि कह दिया फिर भूल जाते हैं, ऐसे नहीं। क्या आदिवासी समाज को बीजेपी की तरफ से क्या दिया गया? आपके 25 सांसद हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, आदिवासी समाज को, न सिर्फ वो राजस्थान के आदिवासी समाज बल्कि समस्त आदिवासी समाज को मोदी जी जो करते हैं, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, क्या कहा गया था और क्या क्या कर दिया गया है, बताइए ना। जनता के प्यार का और प्रतिफल वो देने के लिए, प्यार का वापिस उपहार देने के लिए आ रहे हैं वो। आरसी चौधरी साहब, ये मदन राठौर जी पता नहीं सुनना नहीं चाह रहे, जवाब नहीं देना चाह रहे, या जवाब है नहीं उनके पास। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बता दीजिए भाई, आपकी राज्य सरकार ने आदिवासी समाज के लिए क्या किया? देखिए, पहले राज्य सरकार का जवाब दे देता हूं और उसके बाद में हमारी जब यूपीए की सरकार थी तब उन्होंने क्या किया। आज अभी राठौर जी एक मिनट, अभी आता हूं, चलिए आप राठौर जी आप बोलने दीजिए चौधरी साहब को, फिर आता हूं आपके पास, बोलिए जल्दी से। रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि 406 आश्रम छात्रावासों का संचालन राजस्थान की सरकार कर रही है। 2 मॉडल पब्लिक स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल के तौर पे काम कर रहे हैं। 43 आवासीय विद्यालय जनजाति क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। 13 खेल छात्रावास जिसके अंदर हॉकी हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, आर्चरी हो, किस प्रकार से उससे निकल रहे हैं। 6 बहुउद्देश्य छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है जिसके अंदर लाखों बच्चों को इस राष्ट्र के और भविष्य के निर्माण के लिए राजस्थान की सरकार इनके लिए योजना संचालित कर रही है।
ठीक है। राजस्थान की सरकार ने निश्चित रूप से हम जानते हैं कि भील आदिवासी और शहरी क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से कुपोषण के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन में मौतें होती रही है जी, उसके लिए सरकार ने एक योजना का संचालन किया जिसके तहत प्रत्येक परिवार को आधी किलो तेल जी, आधी किलो घी जी, जिससे और कई दाल प्रति व्यक्ति प्रति ठीक सर, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। मैं मिथिलेश जी आता हूं आपके पास, जरा एक मदन राठौर जी से रिएक्शन ले लेता हूं। मदन राठौर जी, जो आरसी चौधरी साहब लिखा हुआ पढ़ते हुए बता रहे हैं कि क्या क्या योजनाएं, क्योंकि जरूरी भी है भाई पढ़ते हुए कोई चीज छूट ना जाए। ये सारी योजनाएं तो केंद्र की होंगी, पैसा सारा राज्य सरकार को आप ही ने दिया होगा, बोल दीजिए। मैं आपसे ये बताऊं, देखिए हमने बहुत काम किए, वसुंधरा जी की सरकार ने आदिवासी इलाके में बहुत काम किए। कांग्रेस अभी मगरा विकास बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई। केंद्र सरकार की बताइए, केंद्र सरकार की बताइए ना, 25 सांसद दिए ना आपको 2 बार। बहुत काम किए केंद्र सरकार ने। देखिए केंद्र सरकार ने आदिवासियों की जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए बहुत योजनाएं दी है। ये किसने सोचा था कि इनको और शौचालय उपलब्ध करवाएं, इनको और मतलब गैस के सिलेंडर्स दें। चलिए आप थोड़ा और सोच लीजिए। कॉरिडोर की भी बात कही गई थी वहां बांसवाड़ा, और अगर हम डूंगरपुर की बात करें। आता हूं मिथिलेश जयमरी जी, थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत आ गई थी। मेरा सवाल यही था, आपने दोनों प्रवक्ताओं का, कहीं दोनों पार्टियों के यहां पर मत भी सुन लिए, कितनी इंपॉर्टेंट ये विशेष तौर पर आदिवासी समाज का वोटर है, और क्या भावनात्मक लिहाज से उनको अपने खेमे में लाने की कोशिश ही एक तरह से कहीं की जरिया है। उनके लिए आप काम ना करो, लेकिन भावनात्मक तरीके से आप उनसे जुड़ाव महसूस कराते हो, उनको अपने पाले में ले लो, अपने पक्ष में ले लो। कितने इंपॉर्टेंट ये वोटर हैं, और कोशिश जो की गई है सालों साल दोनों दलों की तरफ से, उसको कैसे देखते हैं? अब विस्तार से बताइए। देखिए रविंद्र जी, जो राजस्थान की राजनीति है उसमें आदिवासी वोटों को रिझाने के लिए तमाम चीजें प्रयास करती है। आरएसएस का वनवासी कल्याण परिषद, सेवा भारती काम भी करती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कांग्रेस में महेंद्रजीत मालवीय एक नेता है बांसवाड़ा से, जो मंत्री भी है, उनकी पत्नी को जिला प्रमुख बना दिया जाता है। अर्जुन बामणिया वो मंत्री हैं, उनके बेटे को उप जिला प्रमुख बना दिया जाता है। तो अदर लोगों को जोड़ने का काम नहीं किया जाता है। रघुवीर मीणा जो 5 बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री किसी आदिवासी के घर खाना खाने जाते हैं तो उनके साथ रघुवीर मीणा होते हैं। ऐसे में जो नौजवान कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसका दिल टूट जाता है, वो कब तक इंतजार करेगा। जो आप देखिए नियुक्तियों का मामला, अभी मगरा विकास बोर्ड की बात की, 13 यूआईटीओ के चेयरमैन नहीं बनाए। तो आप अपने कार्यकर्ताओं को अगर नवाजेंगे नहीं तो सत्ता कैसे लेके आएंगे। अब राजस्थान की राजनीति में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अगर गुजरात से सटी हुई जो सीमाएं हैं, सिरोही है और जालोर है, पाली है, इनकी अध्ययन करें तो उत्तरी गुजरात में 25% वोट आम आदमी पार्टी ले गई, और कांग्रेस का वोट शेयर गुजरात में 17% रह गया। यह भी एक खतरे का चिन्ह है जिसे अशोक गहलोत भांप चुके हैं कि जिस तरीके से गुजरात में आदिवासी वोट कांग्रेस से छिटक कर आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया, कहीं राजस्थान में, क्योंकि मेवाड़ सबसे कमजोर नहीं मिथिलेश जी, तो क्या ये आप देखें पिछले बार के, अगर हम 2018 के चुनाव में देखें, बीटीपी का उदय हुआ, आपने करीब दर्जन भर सीटों पे चुनाव लड़ा और 3 आपके विधायक चुनकर भी आए, फिर 2 रह गए, अभी भी उन पर भी शंका है, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचाया वहां के युवाओं को, आदिवासी समाज को। कहीं ना कहीं एक कसक है कि उनके नेता या उनका दल एक होना चाहिए, तभी बीटीपी, और अब तो बीएस भी वहां पर उभर रहा है। देखिए जिस तरीके से भील प्रदेश की भी मांग उठ रही है, और जिस तरीके से राजकुमार रोत एक नौजवान विधायक बन के आए, लेकिन ठीक है वो कांग्रेस में शामिल हो गए तो थोड़ी उनको हताशा हुई है बीटीपी को, लेकिन कहीं ना कहीं अब आदिवासी समाज ये चाहता है कि उनकी अलग पहचान करे। जिस तरीके से अगर आप पूर्वी राजस्थान की बात कर ले, पूर्वी राजस्थान में भी खूब सारी सीटें हैं, किरोड़ी लाल मीणा है, मंत्री प्रसादी लाल मीणा है। पिछले 2018 के चुनाव में हमने देखा कि एसटी, एससी और माइनॉरिटी के 6 विधायक जीते, एससी के 20 विधायक जीते और एसटी के 15 विधायक जीते कांग्रेस में। इसका रीजन यह था कि एसटी, एससी और माइनॉरिटी के साथ अदर कास्ट को भी लगा कि कांग्रेस जीत रही है। जब कांग्रेस जीत रही है तब अदर कास्ट वोट देती है। आप देखिए 1993 में जब इलेक्शन हुए थे तो 75 सीट आई थी कांग्रेस की, और बीजेपी के भैरव सिंह जी के जमाने में 95 सीटें आई थी। तो उस जमाने में भी मेवाड़ में कांग्रेस कमजोर थी। तो ये जो मेवाड़ अंचल है, अब जिस तरीके से गुलाबचंद कटारिया वहां से चले गए हैं, असम के राज्यपाल बन गए हैं, तो कांग्रेस को कहीं वैक्यूम नजर आ रहा है। और जिस तरीके से वल्लभगढ़ जीत में उन्होंने जीता है, दरियाबाद सीट उपचुनाव जीते हैं, इन 2 उपचुनाव के अलावा
जो राजसमंद उपचुनाव था उसमें भी दीप्ति किरण माहेश्वरी केवल 5000 वोटों से जीती है। इससे भी कांग्रेस को एक उम्मीद जगी है और अशोक गहलोत उन्हीं सब चीजों को जोड़कर महंगाई राहत कैंप को आधार बनाकर किसी भी तरीके से, क्योंकि मेवाड़ जिसने जीता है उसी की सरकार बनी है, तो मेवाड़ को साधने के लिए कभी हरदेव जोशी हुआ करते थे, लेकिन बिल्कुल सही बात है आरसी चौधरी साहब, लेकिन जो मिथिलेश जैमिनी जी ने कहा कि भाई आज की तारीख में भी आप समाज के उभरते हुए युवा नेता कार्यकर्ता को साथ में नहीं लेकर चल रहे हैं, आप वही पुराने अपने नेताओं को साथ में चल रहे हैं। लेकिन होना यह चाहिए कि एक हाथ में तजुर्बा हो और एक हाथ में युवा हो, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं? देखिए, मैं कहना चाहूंगा, अगर जैमिनी साहब छात्रों के साथ में संवाद देखते और माननीय मुख्यमंत्री ने एक लंबा समय उनके बीच में बिताया और उनकी बातों को सुना और जहां पे बच्चों ने जो मांग की थी उन मांगों को पूरा किया, आज वो क्षेत्र किस प्रकार से राष्ट्र के अंदर अपने नाम को लिखने जा रहा है। लिम्बाराम जी को हर कोई जानता है, आरसीए के अंदर उन्होंने नाम कमाया, उनकी भांजी है, वो उनसे संवाद करती है। हम ये कहना चाहेंगे कि ये राजनीतिक विश्लेषण अपने हिसाब से करें, लेकिन वहां की जनता ये पूछ रही है कि हमारे लिए क्या किया। आपने ठीक कहा कि 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी को लगातार 25 सांसद राजस्थान की जनता ने दिए, आज लेखा जोखा रखने का समय है। वहां के लोग पूछेंगे कि जो यूपीए के शासन के अंदर डूंगरपुर रतलाम रेलवे लाइन का शिलान्यास हो गया था, उस परियोजना को 10 साल से क्यों रोक दिया गया, जो वो मुख्य धारा में और अलग अलग राज्यों से जुड़ते। आज उनसे पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री जी, गुजरात में चुनाव होते तब आप मानगढ़ आते हैं, लेकिन उस कॉरिडोर का क्या हुआ। आज वहां की जनता ये पूछना चाहती है कि यूपीए के शासन में जो वन अधिकार अधिनियम 2006 दिया गया था, उसे 2022 के तहत कमजोर क्यों कर दिया गया। आज वो पूछना चाहते हैं कि जो भूमि अधिग्रहण बिल 2013 में यूपीए की सरकार लेके आई, आज उन आदिवासियों की जो जमीन है। मदन राठौर जी जवाब दिए एक एक करके सभी सवालों का। ये मानगढ़ का कॉरिडोर की बात हो और ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर में तो लोगों ने ट्रेन तक नहीं देखी है। आप वादा कर दिया कि रतलाम से लेकर यहां पे ट्रेन आएंगे, लेकिन ट्रेन तक लोगों ने नहीं देखी है, इंतजार ही कर रहे हैं कब रेल की गाड़ी की सीटी सुनाई देगी उनको। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इन चौधरी साहब को पता नहीं है कि 30 सितंबर 2022 को जब प्रधानमंत्री जी आबू आए थे तो उन्होंने रेलवे लाइन नई आबू रोड से अंबाजी तक और अंबाजी से लेकर के और गुजरात के पालनपुर तक नई रेल लाइन स्वीकृत कर दी। ये इनको नहीं पता है क्या? उसका शिलान्यास कर दिया, उसका काम चालू हो गया। आप ऐसे नहीं करें कि आदिवासी लाइए दोनों को लाइए, कांग्रेस और बीजेपी। डूंगरपुर रतलाम रेलवे लाइन का क्या हुआ? यूपीए के शासन में नींव रख दी गई थी, काम शुरू हो गया था, उसे क्यों रोक दिया गया, ये पूछ रहा हूं मैं। राठौर साहब जवाब दीजिए। विकास के लिए हमने बहुत प्रयास किया, हमने ऐसी ऐसी योजनाएं दी कि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे, उनकी आर्थिक क्षमता। आपने उनके हर हक पे हमला करने का काम किया। आज मेरी को जो ओलंपियन है, जो नेशनल एशियन चैंपियन है, ओलंपिक का छोड़िए ना, कीर्तिमान किए, वो पूछ रही है कि मेरा मणिपुर क्यों चल रहा है। वो पूछ रही है प्रचार मंत्री जी कब प्रधानमंत्री के तौर पे आएंगे और मेरे राज्य को चलने से बचाएंगे। आप और हम सब देख रहे हैं किस प्रकार से जो ट्राइब का सबसे बड़ा क्षेत्र है, वो राज्य जहाँ पे डबल इंजन की सरकार प्रबल इंजन बन गई है। मेरी कौम मदन राठौर जी के थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है सिग्नल में, एक बार चलिए एक मिनट। आरसी चौधरी साहब अभी है नहीं मदन राठौर जी, फिर दोबारा कनेक्ट होंगे, दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन प्रचार मंत्री के तौर पे आते हैं वो। ठीक है मिथिलेश जैमिनी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर आदिवासी समाज की इच्छाएं क्या हैं, उनकी अपेक्षाएं क्या हैं अपनी सरकारों से, और आज की तारीख में वो कहां दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, आदिवासी समाज चाहता है कि अब उनके खुद के लीडर तैयार हों। जिस तरीके से पूर्वी राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा ने डेवलप किया और बीजेपी को पूर्वी राजस्थान में जीत का स्वाद चखाया, ऐसे लीडर्स की दरकार है। और कांग्रेस में भी चाहे प्रसादीलाल मीणा हो, चाहे मुरारीलाल मीणा हो, चाहे रामकेश मीणा हो, चाहे रमेश मीणा हो, इन्होंने पूर्वी राजस्थान में अपना वोट बैंक बनाया। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में अब ऐसे लीडर्स की रिक्वायरमेंट है जो यूथ को साथ लेके चले, क्योंकि यूथ वोट बैंक तो बना लिया आपने, लीडर आप बन गए, लेकिन आप क्या रिटर्न में क्या दे रहे हैं? देखिए, रिटर्न में जो आदिवासियों को चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एम्प्लॉयमेंट। जो अगर उनके बच्चों को रोजगार मिले, जो उनकी परंपरागत चीजें हैं, जैसे आज जयपुर में एक ऑर्गेनिक का मैं मेला देखने गया तो मुझे समझ में आया कि कई आदिवासियों के पास ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी दवाएं हैं जिनको अगर वाकई प्रमोट किया जाए तो उनका कायाकल्प हो सकता है। तो एक मार्केटिंग की दरकार है जो
जो नए जिस स्ट्रक्चर की शुरुआत की दरकार है वो दरकार है, और राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाया। एक सबसे बड़ी दरकार है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन दोनों ने राजस्थान को मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनाया जिससे यहाँ के यूथ को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। यहाँ का नौजवान राहत नहीं चाहता, वो रोजगार मांग रहा है। वो चाहता है कि मुझे 10,000 महीने की नौकरी मिल जाए। वो 400 रुपए अपने सिलेंडर के कम करा के खुश है, लेकिन उसके घर में जो बेटा बेरोजगार बेटा है उसकी नहीं मिथिलेश जी, वो कर्नाटक में मिलेगा ना 3,000 रुपए मिलेगा उनको, जो बैचलर्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, बेरोजगार हैं, और जो डिप्लोमा किया हुआ है उनको भी 1,500 रुपए मिलेगा। ऐसी कुछ योजना यहाँ पर देखिए बीजेपी और कांग्रेस तमाम दल हैं उनकी तरफ से आएगी। रोजगार नहीं है, भत्ता जरूर मिलेगा। 4,500 और 5,000 का भत्ता कर दिया है, 4,500 और 5,000 का भत्ता कर दिया है। लेकिन सबसे अहम बात है कि आदिवासी समाज और एससी समाज, इन दोनों को साधने के लिए इनके जो यंग लीडर हैं उनको लास्ट कमेंट मैं दोनों से ही लूंगा। मदन राठौर जी भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। आपका सिग्नल चला गया था। मदन राठौर जी, मुझे अब ये बता दीजिए, क्योंकि रह रहकर लगातार अलग भील प्रदेश की भी मांग आती है, कहीं ना कहीं असंतोष है और नाराजगी है, इसी वजह से तो ये इस तरह की मांगे यहां पर उठ रही हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आप क्या वादा देना चाहेंगे, क्या आश्वासन देना चाहेंगे? वैसे तो बहुत आश्वासन उनको पहले भी मिल चुके हैं। देखिए, आदिवासी इलाकों के विकास के लिए हमारी सरकार बहुत काम करेगी। उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए, उनको और आय उनकी बढ़े, इस दिशा में हमने बहुत योजनाएं दी हैं और योजनाएं हमारी बन रही है, जो धरातल पर भी आ रही है। बनाइए ठीक है, बनाइए बिल्कुल। चौधरी साहब, आप क्या बनाएंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने वो योजनाएं तमाम बनाई हैं और नहीं, मूल सवाल ये ना कि सर, अगर राजस्थान के 2 राज्य के आदिवासी अलग भील प्रदेश की मांग पर आज भी डटे हुए हैं, तो ये बात सही नहीं ठहराई जा सकती। उनमें असंतोष है, नाराजगी है, तो उसको दूर कैसे किया जाएगा? देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से जिस राज्य की जो मांग कर रहे हैं वो गुजरात का, राजस्थान का और मध्य प्रदेश का एक बड़ा क्षेत्र है जहां पे कभी भीलों का शासन रहा और वो एक राजनीतिक मांग है। लेकिन लोगों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, जो जैमिनी जी ने प्रश्न उठाया, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने एक पहल की और पहल का असर ये हुआ कि आज जो उनकी वन उपज है उस उपज को परिष्कृत करके कैसे उनको आगे बढ़ावा मिले, जो औषधियां हैं उनका कैसे निर्माण हो, ये तमाम एक क्लस्टर्स बना के बड़े स्तर पे इस काम को किया जा रहा है। ये सरकार की एक दूरदृष्टि थी। SC/ST डेवलपमेंट एक फंड का, कोष का निर्धारण किया गया जिसमें 500 करोड़ का प्रावधान किया गया। वो तमाम उस क्षेत्र के विकास के लिए होंगे। जो TSP क्षेत्र है उसके लिए जो बजट जो किया गया है वो उसी क्षेत्र के अंदर उसका 100% उपयोग करना निश्चित रूप से बिल्कुल। लास्ट कमेंट, बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने आरसी चौधरी साहब बात रखी। मदन जी, आपने भी रखी। लास्ट 15-20 सेकंड का एक कमेंट आपसे मिथिलेश जैमिनी जी। क्या आदिवासी वोटर दोनों ही दलों को परख चुका है और अब अपने एक तीसरे विकल्प की भी तलाश में वो जा सकता है, नई संभावनाओं को भी देख सकता है, या फिर जो अच्छा वादा करेगा उसके साथ ही जाएंगे? देखिए रविंद्र जी, वादे से कुछ नहीं होगा, अब तो इरादा और जमीन पर कोई काम दिखना चाहिए। क्योंकि अशोक गहलोत जी ने कल एक बड़ी बात कही कि मैं अपने अनुभव की कलम से तकदीर लिखता हूं, तो जो अनुभव है वो उनको रियलाइज होना चाहिए। जिनकी तकदीर लिखनी है, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, आज बुद्ध की जयंती और बुद्ध ने कहा था कि अनुभव, तर्क और एहसास, ये 3 पर आधारित जो सम्यक मार्ग है उसको अपनाकर अगर आप काम करें, चाहे धर्म का हो चाहे राजनीति का हो, तो वो ज्यादा विकसित हो सकता है। तो अशोक गहलोत अगर इस पर चलते हैं तो उन्हें रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन केवल कोरी बातों में अब आदिवासी नहीं आने वाले। बिल्कुल, इसी बात के साथ मिथिलेश जैमिनी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मदन राठौर साहब आपका भी शुक्रिया। आरसी चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ वोट बैंक समझकर आप किसी को भी अपने पाले में लाने की कोशिश करें और फिर उससे वादा करें और फिर वादे पूरे ना हो पाए या अधूरे रह जाएं, तो फिर अब वो वक्त बीत चुका है। क्योंकि अब बिल्कुल हर वोटर, हर समाज, हर संगठन, हर समूह हिसाब लेना जानना चाहता है और इसी लिहाज से आदिवासी वोटर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्राइम डिबेट में आज फिलहाल